हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर का नाम है रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। और इस लेक्चर के अंदर ये लेक्चर नंबर 9 है और इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आबंध प्राचल के बारे में। आबंध प्राचल मतलब बॉन्ड पैरामीटर्स। आबंध प्राचल मतलब बॉन्ड पैरामीटर्स, राइट। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं भाई? आबंध को, बॉन्ड को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उन्हीं को हम आबंध प्राचल कहते हैं। आबंध प्राचल के अंदर क्या डिस्कस करेंगे? आबंध लंबाई जिसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। आबंध दूरी भी बोल सकते हो बेटा इसको। दूसरा हम आबंध ऊर्जा, बॉन्ड एनर्जी। तीसरा हम बात करेंगे आबंध कोण मतलब बॉन्ड एंगल। और चौथा भी है यहाँ पर आबंध कोटि, बॉन्ड ऑर्डर। लेकिन आबंध कोटि जो है वो हम तब पढ़ेंगे जब हम अणुकक्षक सिद्धांत पढ़ रहे होंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो तब मैं आपको आबंध कोटि के बारे में बताऊंगा, राइट। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये टॉपिक इनऑर्गेनिक में तो काम आता ही आता है, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। बहुत सारी प्रॉपर्टी इन्हीं टॉपिक के ऊपर डिस्कस की जाती है ऑर्गेनिक के अंदर। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना बेटा और दोस्तों का शेयर भी करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो हम बात कर रहे थे आबंध प्राचल के बारे में, यानी कि बॉन्ड्स पैरामीटर के बारे में। तो जैसा हमने बताया था कि आबंध को प्रभावित करने वाले कारक आबंध प्राचल कहलाते हैं, बॉन्ड पैरामीटर्स कहलाते हैं, राइट। अब इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा आबंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ। इसको आबंध दूरी भी आप कह सकते हो। क्या होती है बेटा? तो दो परमाणु है, उन परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं? आबंध लंबाई कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये दो एटम है, एग्जाम्पल ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक एटम ये है और एक एटम ये है बेटा, इनके नाभिक है। तो इनके नाभिकों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलने वाले हैं? इनके नाभिकों के बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं बेटा? बंध दूरी कहते हैं। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, दो एटम है और इन दो एटमों के जो नाभिकों के बीच की दूरी होती है उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं? आबंध दूरी या फिर आबंध लंबाई कहते हैं। क्योंकि ये दूरी बहुत छोटी होती है इसलिए इसको पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। और आपको पता होना चाहिए बेटा, एक पिकोमीटर शॉर्ट फॉर्म में पीएम बोलते हैं, 10 की पावर माइनस के 12 मीटर के इक्वल होता है। और एक एंगस्ट्रॉम हमारा 10 की पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए और लिखना भी है। अगर आपने नहीं पता तो साइड में लिखना भी है बेटा, राइट। तो चलिए देखते हैं। दो आबंधित मतलब दो आपस में जुड़े हुए परमाणुओं के बीच की अंतरानाभिक, यानी कि परमाणुओं के बीच की नाभिक की जो अंतरानाभिक दूरी है, नाभिकों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी आबंध लंबाई कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान कम होने के कारण इसे पिकोमीटर यानी कि पीएम, एंगस्ट्रॉम आदि में मापा जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो आबंध लंबाई क्या है? बहुत छोटी सी बात है कि दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? आबंध लंबाई कहते हैं। मेजर किस में करते हैं? या तो पिकोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो आबंध लंबाई है वो किन किन कारकों से अफेक्टेड होगी, बदल जाएगी। तो आप देख सकते हो आबंध लंबाई को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, जैसे कि आपने देखा। और सबसे पहले हमने बात करा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको पता होना चाहिए बेटा, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ऐसा मान लो ये यहां से यहां लिख रहा हूं मैं, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का घटता क्रम। नोट में कहीं नोट कर लेना बेटा, विद्युत ऋणात्मकता का घटता क्रम। फॉन Cl Br I हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ये घटता क्रम है। ऐसे चलने पर क्या हो रही है बेटा? घट रही है, घटता क्रम। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? फ्लोरीन की है। और सबसे कम यहाँ पर किसके? हाइड्रोजन की। क्या होती है विद्युत ऋणात्मकता? हालांकि इससे पिछले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था। विद्युत ऋणात्मकता होती है साझेदारी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपनी ओर खींचने की क्षमता।
भाई मान लीजिए दो एटम है, इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, द्वितीय संरचना आपने पढ़ ली होगी, तो इनके बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, तो इन साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। सबसे ज्यादा खोज किसकी होती है बेटा, फ्लोरीन की, फिर हमारे पास ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर कार्बन, और सबसे कम किसकी होती है, हाइड्रोजन की। तो अब ध्यान से देखना बेटा, जैसे जैसे हमारे पास परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ता है, तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बढ़ने से आबंध लंबाई क्या हो जाती है, घट जाती है। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बढ़ने से क्या होगा, आबंध लंबाई घट जाएगी। जी हाँ, तो इसलिए इसको मैंने यहां पर दिखा रखा है, या करके आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 1/1 विद्युत ऋणात्मक, ये ऐसे ही तो है, 1 विद्युत ऋणात्मक, ये 1 विद्युत ऋणात्मकता, इसका मतलब जो आबंध लंबाई है वो विद्युत ऋणात्मकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी आबंध लंबाई उतनी कम हो जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता जितनी कम होगी आबंध लंबाई उतनी ज्यादा हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया बेटा, हैलोजन अम्लों में आबंध लंबाई का बढ़ता क्रम। अब हैलोजन अम्ल कौन से होते हैं हमारे, HX यानी कि HF, HCl, HBr, HBr और HI। चेक करो बेटा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा H और F में, और सबसे कम देखने को मिलेगा H और I में। तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना कम होगा बॉन्ड उतना बड़ा होगा। जी हाँ, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना कम होगा बॉन्ड उतना बड़ा होगा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना छोटा हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती है ना बेटा, कैसा है व्युत्क्रमानुपाती, ये डिफरेंस जितना कम, ये कम जितना, ये उतना ज्यादा, ये जितना ज्यादा ये उतना कम, आबंध लंबाई उतनी कम। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा HF की आबंध लंबाई सबसे कम होगी और HI की आबंध लंबाई सबसे ज्यादा होगी। तो ये ऑर्डर है हैलोजन अम्लों की आबंध लंबाई का। HI की आबंध लंबाई ज्यादा है किससे, मैं इसको बॉन्ड की फॉर्म में दिखा देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरीके से H और F के बीच जो आबंध है ये छोटा है, किससे छोटा है, H और Cl से, और H और Cl के बीच का जो आबंध है वो छोटा है बेटा H और Br से, और H और Br के बीच का जो आबंध है वो छोटा है किससे, H और I से। जल्दी बताओ समझ में आ गई क्या बात। आबंध लंबाई, सुनो भाई सुनो, किस पे डिपेंड करिए, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा आबंध लंबाई उतनी कम, देखो सबसे कम, और विद्युत ऋणात्मकता जितनी कम आबंध लंबाई उतनी ज्यादा। आप देख सकते हो, तो ये बात पता चल गई होगी कि ये आबंध लंबाई पे कैसे डिपेंड करता है। ये नोट कर लेना बेटा कहीं को। अब ध्यान से देखो, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है मेरे पास दो परमाणुओं के बीच आबंध प्रकार। जब दो परमाणुओं के बीच बॉन्ड बनता है तो उसमें बॉन्ड का टाइप्स कैसे होगा, मतलब कौन सा बंध बड़ा होगा, कौन सा बंध छोटा होगा। तो अगर मेरे पास कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो ये बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम की, 1.54 एंगस्ट्रॉम। अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है तो ये बॉन्ड होती है बेटा 1.34 एंगस्ट्रॉम का, और अगर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ये होता है 1.20 एंगस्ट्रॉम का। अब मुझे बताओ कौन सा बंध बड़ा है, सिंगल बॉन्ड बड़ा है ना, किससे, डबल से, और डबल बड़ा है किससे, ट्रिपल से। तो भाई ये बात आपको बताओ कि सिंगल बॉन्ड की बंध लंबाई ज्यादा होती है डबल से, और डबल की ज्यादा होती है ट्रिपल से, डबल की ज्यादा होती है ट्रिपल से। तो जो मेरे पास मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ घट जाती है। तो डबल बॉन्ड सॉरी ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी किससे, डबल से, डबल की कम होगी किससे, सिंगल से। सिंगल बड़ा होगा, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड छोटा होगा, किस सॉरी डबल बॉन्ड बड़ा होगा किससे, ट्रिपल बॉन्ड से। याद रह जाएगी बात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है बेटा ये। सिंगल बॉन्ड बड़ा बंध है, किससे बड़ा है, डबल बॉन्ड से।
डबल बॉन्ड बढ़ा है किससे? ट्रिपल बॉन्ड से। आगे है दिमाग में, आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर है हमारा संकरण प्रभाव। संकरण आप जैसा कि जानते होंगे, हालांकि अगर नहीं भी पता है तो इससे अगला लेक्चर यानी कि इससे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो संकरण के ऊपर ही बात होगी, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि संकरण प्रभाव क्या होता है। संकरण के अंदर डिपेंड करता है एस लक्षण। तो एस लक्षण बढ़ने पर क्या होता है बेटा? बंध लंबाई क्या हो जाती है? घट जाती है। जैसे जैसे एस लक्षण बढ़ता जाता है वैसे वैसे बंध लंबाई क्या होती जाती है बेटा? घटती जाती है। अब ध्यान से देखना, मेरे पास अगर संकरण हुआ, अगर मेरे पास संकरण हुआ sp3 और संकरण हुआ sp2 और संकरण हुआ sp, तो इस sp के अंदर तो s तो 50% है और p भी कितना है? 50%। भाई दो ही तो है, एक s है और एक p है, दो ही है ना, तो 100 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 50। एक के हिस्से में 50 आ गया ना बेटा, एक के हिस्से में कितना आ गया? 50। तो इसका मतलब यहां पर जो मेरा एस लक्षण है, यहां पे लिख रहा हूं मैं एस लक्षण, एस लक्षण, एस का लक्षण, एक्स का करैक्टर कितना है? इसके अंदर है 50%। मुझे यहां बताओ, यहां पर इसमें एस लक्षण कितना है बेटा? sp2 में 3 है, एक तो एस का है और 2 पी का है, तो 100 को 3 से डिवाइड करो। जब आप 100 को 3 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा? 33.33। तो एक के हिस्से में कितना है? 33.33। एस तो अकेला ही है ना, एक ही है ना, तो इसलिए यहां पर एस कैरेक्टर कितना होगा बेटा? 33.33%। पी कितना हो जाएगा? 66.66% हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। sp3 में आप देखोगे एक एस है और 3 मेरे पी है, p3 है ना, तो टोटल कितना हो गया? 4। जब आप 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25%। कितना आएगा बेटा? 25%। तो इसके अंदर हमारा क्या है? एस कैरेक्टर 25%। तो मैं क्या कह रहा हूं, एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी कम हो जाएगी। एस कैरेक्टर मुझे बताओ ज्यादा किसमें है? इसमें, बस बंद दूरी इसी में सबसे कम हो। एस कैरेक्टर सबसे कम किसमें है? इसमें, तो बंद दूरी इसकी ज्यादा हो। यानी कि मेरे पास जो, ध्यान सुनो, बंद दूरी जो है या आबंध दूरी जो है बेटा, जिसे आबंध लंबाई भी कह रहे हैं हम, वो व्युत कर्मानुपाती है एस लक्षण। सिंपल सी बात यह है, व्युत कर्मानुपाती है एस लक्षण के। एस लक्षण ज्यादा है, आबंध दूरी कम है। एस लक्षण कम है, आबंध दूरी ज्यादा है। तो sp3 की आबंध दूरी ज्यादा होगी sp2 से और sp2 की ज्यादा होगी sp से। याद रखना इस बात को भी, इस बात को भी याद रखना कि sp3 की आबंध लंबाई ज्यादा होगी sp2 से और sp2 की ज्यादा होगी sp से। याद रहेगी बात आपको? बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बेटा आबंध ऊर्जा। दूसरा पैरामीटर हमारा कौन सा है? आबंध ऊर्जा। बहुत सिंपल सी बात है, ये जो हमारे पास दो परमाणुओं के बीच था, ये जो बंध बन रहा था, इस बंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आबंध ऊर्जा। सही डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि किसी गैसीय अवस्था में किसी दो परमाणुओं के बीच बने आबंध के 1 मोल आबंध को तोड़ने के लिए, दो परमाणुओं के बीच बने जो आबंध है, और ये आबंध कितने होने चाहिए? 1 मोल। 1 मोल आबंध को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं बेटा? उसकी आबंध ऊर्जा कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं किलो जूल प्रति मोल में। किसमें डिनोट करते हैं? किलो जूल प्रति मोल में। तो आप देख सकते हो ध्यान से, गैसीय अवस्था में दो परमाणुओं के बीच स्थित किसी विशिष्ट आबंध के 1 मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंध ऊर्जा कहते हैं। यानी कि परमाणुओं के बीच जो 1 मोल बंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? उसकी आबंध ऊर्जा कहते हैं। इसे डिनोट किसमें करते हैं? किलोजूल प्रति मोल। आबंध ऊर्जा को किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त करते हैं। जैसे हमने देखा एग्जांपल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, अब देख सकते हो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है? 435.8 किलो जूल प्रति मोल। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ये भी H गैस, ये भी H गैस, और इसको तोड़ने के लिए हमने कितनी एनर्जी दी भाई? 435.8 किलो जूल प्रति मोल। ओके, तो याद रखना हमारे पास आबंध ऊर्जा क्या होती है? दो परमाणुओं के बीच जो बना आबंध है, इसके 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा देनी पड़ती है
उसी ऊर्जा को हम उसकी क्या बोलते हैं, आबंद ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं आबंद ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। सेम पहली बात, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता की अगर हमने बात करें तो अभी हमने यहां पर देखा था फोन, Cl, Br, I, कार्बन, हाइड्रोजन। तो जैसे आपने देखा था कि फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत ज्यादा था, और आयोडीन और मेरे पास हाइड्रोजन के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत कम था। तो याद रखना बेटा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना ज्यादा स्थायी होगा, और विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना कम होगा बॉन्ड उतना ही कम स्थायी होगा। मतलब H और I के बीच का बंध अस्थायी है, और F और H के बीच का बंध मेरा क्या है, स्थायी है। और सिंपल सी बात है, जो स्टेबल होता है उसे तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है, और जो अस्थायी होता है उसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होगा बंध ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, और विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना कम होगा बंध ऊर्जा उतनी कम होगी। तो यहां पर जो बंध ऊर्जा है वो विद्युत ऋणात्मकता के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा बंध ऊर्जा उतनी ज्यादा, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना कम बंध ऊर्जा उतनी कम। तो आप बोल सकते हो बेटा, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बढ़ने पर आबंध ऊर्जा का मान बढ़ता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अगर बढ़ेगा तो फिर वो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, तो आबंध ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। तो हमारे पास आबंध ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी विद्युत ऋणात्मकता के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आबंध लंबाई के। मैं ये भी तो बोल सकता हूं, मैं ये भी तो बोल सकता हूं भाई, आबंध लंबाई, यानी कि आबंध लंबाई जितनी ज्यादा होगी बंध ऊर्जा उतनी कम हो जाएगी। आबंध लंबाई जितनी कम होगी बंध ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। तो यहाँ आबंध लंबाई कम है ना, इसलिए बंध ऊर्जा ज्यादा है, और यहाँ आबंध लंबाई ज्यादा है इसलिए बंध ऊर्जा कम है। किसी भी तरीके से देख सकते हो। एग्जाम्पल हमने लिया हैलोजन अम्लों में आबंध ऊर्जा का घटता क्रम। मेरे पास हैलोजन अम्ल है, H और F, H और Cl, H और Br, H और I। तो जैसे कि आपने देखा बेटा घटता क्रम, तो जैसे कि आपने देखा H और F के बीच बॉन्ड लेंथ कम है, बंध दूरी कम है, इसलिए बंध ऊर्जा ज्यादा होगी। किससे, HCl से, और HCl की ज्यादा होगी HBr से, और HBr की ज्यादा होगी HI से। मतलब HF के बीच का बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। किससे ज्यादा देनी पड़ेगी, HCl के, और HCl ज्यादा देनी पड़ेगी HBr से, और HBr में ज्यादा देनी पड़ेगी HI से। तो HI का बॉन्ड तोड़ना आसान है, और HF के बीच का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना ज्यादा होगा बंध ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना कम होगा बंध ऊर्जा उतनी कम होगी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा पॉइंट, परमाणु आकार। तो ये बात ध्यान में डाल लो बेटा, जितने भी मैं पॉइंट लिख पा रहा हूँ ये नोट करते हुए चलना, ये क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों में ही काम आते हैं। ऑर्गेनिक में भी मैं आपको ये बातें पढ़ाऊंगा, और देखेंगे आपके कितना कुछ सीखने को मिलेगा, ऑर्गेनिक कितनी आसान हो जाएगी इन पैरामीटर्स के कारण। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए बेटा कि हमारी जो ऑर्गेनिक है वो इन पैरामीटर्स के कारण बहुत आसान हो सकती है। रिएक्शंस को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, समझा जा सकता है इन पैरामीटर्स के कारण। इसलिए आपको हर एक बात को ध्यान में रखना है, और बेटा हर एक बात को अच्छे से नोट करके चलना है। और खासकर एक और बात दिमाग में डाल लो, नोट्स आपके बने हुए होने चाहिए। नोट्स जितने अच्छे होंगे, नोट्स जितने भी बेहतरीन आप बनाओगे, आपका पढ़ने का मन भी उतना ज्यादा करेगा, और चीजें उतनी ज्यादा समझ में आएगी। तो दो बातें दिमाग में डाल लो अगर आपको बेहतर बनना है और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा करना है। केमिस्ट्री छोड़ो, किसी भी सब्जेक्ट में आपको अगर बेहतर करना है, बहुत ज्यादा पकड़ बनानी है उस सब्जेक्ट पे, तो दो चीजें, एक तो एवरीडे पढ़ना है, रोज पढ़ना है, चाहे आप 20 मिनट ही पढ़ें, और दूसरा रिवीजन। रिवीजन पहले दिन रिवीजन करो, फिर तीसरे दिन रिवीजन करो, फिर 7वें दिन रिवीजन करो, या फिर आपका समय नहीं लग रहा तो एक हफ्ते में कम से कम रिवीजन कर लो। रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक दिन निकालो रिवीजन के लिए, हफ्ते में एक दिन निकालो। हफ्ते में जो पूरा हफ्ते में हमने पढ़ा है ना, बस इस हफ्ते में जो हमने पढ़ा है इस दिन रिवीजन करना। फिर ऐसे ही एक महीने में एक दिन निकालो कि जो हमने पूरे महीने पढ़ा है रिवीजन करना। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी टॉपर के जो स्किल जो टॉपर बनता है वो रिवीजन के कारण ही बनता है।
रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा रिवीजन करते रहे, नोट्स अच्छे से बनाए अपने, ठीक है। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि आपको जो है जो पॉइंट बताए जा रहे हैं वो नोट करते हुए चलना है। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास बंद ऊर्जा किससे अफेक्टेड होगी, परमाणु आकार से। तो अगर मेरा बेटा परमाणु आकार बढ़ता जाएगा तो आकार बढ़ने से क्या होगा, आकार बढ़ने से क्या होगा, बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, जिस कारण उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो आकार बढ़ेगा, बंद ऊर्जा घट जाएगी। तो आकार पे कैसे डिपेंड करती है बंद ऊर्जा, परमाणु आकार बढ़ने पर आबंद ऊर्जा का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर हमारे पास परमाणु का आकार बढ़ा तो फिर बंद ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जैसे अगर हम हेलोजन की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की, तो आप देखोगे ऊपर से नीचे की ओर चलने पर आकार बढ़ता है। आकार क्या होता है बेटा, बढ़ता है। आकार क्या होता है, बढ़ता है। और अगर आकार बढ़ेगा, और अगर आकार बढ़ेगा तो क्या होगा, बंद ऊर्जा घट जाएगी। तो आयोडीन की बंद ऊर्जा सबसे कम होगी, आयोडीन की बंद ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। आगे के बाद समझ में बेटा, तो आकार बढ़ने से क्या होने वाला है, बंद ऊर्जा का मान क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। सॉरी, अगर आकार बढ़ेगा तो बंद ऊर्जा का मान घटेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो आबंद ऊर्जा है वो परमाणु आकार की क्या होती है, व्युत कर्मानुपाती होती है। वन अपॉन परमाणु आकार, ये ऐसे है बेटा, ध्यान से देखना, ये ऐसे है आबंद ऊर्जा, आबंद ऊर्जा वन अपॉन परमाणु आकार, ऐसे है बेटा परमाणु आकार। और कैसे बोल सकता हूं मैं, लंबाई, आबंद लंबाई, आबंद लंबाई बताया ना भाई। आबंद ऊर्जा जो है वो आबंद लंबाई की तो व्युत कर्मानुपाती होनी है, ऐसे थोड़े के यहाँ चेंज हो जाएगा भाई। पीछे हमने करा था ना कि जो आबंद लंबाई है के सॉरी आबंद ऊर्जा जो है वो आबंद लंबाई के व्युत कर्मानुपाती होती है। बंद जितना छोटा बंद ऊर्जा उतनी ज्यादा, बंद जितना बड़ा बंद ऊर्जा उतनी कम, सिंपल सी बात है। तो आकार बढ़ेगा, आबंद लंबाई बढ़ेगी, आकार घटेगा, आबंद लंबाई घटेगी, और अगर आबंद लंबाई घटी तो फिर ऊर्जा बढ़ जाएगी। रिलेट करो इन दोनों को अच्छे से। अब ध्यान सुनो, मेरे पास हैलोजन की आबंद ऊर्जा का क्रम बताना है, तो इसका मतलब मेरे पास जो क्लोरीन है उसकी आबंद ऊर्जा ज्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा होगी आयोडीन से, क्योंकि भाई साइज बढ़ता जा रहा है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में अगर आप देखोगे तो साइज बड़ा होगा मेरे पास आयोडीन का आकार। किसका बड़ा होगा भाई, आयोडीन का आकार बड़ा होगा, किससे, ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का आकार बड़ा होगा किससे, क्लोरीन से। तो आकार अगर बड़ा है, आकार अगर बड़ा है तो बंद आबंद ऊर्जा क्या है, कम है। तो क्लोरीन की आबंद ऊर्जा ज्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा होगी बेटा किससे, आयोडीन से। दूसरी बात, तीसरी बात, आबंधों की बहुलता, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, डबल, सिंगल, ट्रिपल, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी, बहुलता। तो अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, आप ही बताना बेटा, और एक डबल है और एक ट्रिपल है, मुझे बताओ आबंद ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी, किसे बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बताइए भाई आप। सिंपल, आबंद लंबाई जितनी कम होगी आबंद ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी ना। और मैंने आपको बताया ट्रिपल बॉन्ड की आबंद लंबाई सबसे कम होती है, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ऊर्जा सबसे ज्यादा देनी पड़ेगी, किससे, डबल से, और डबल सिंगल से। याद है ना कितना बॉन्ड एंगल होता है, 1.54 एंगस्ट्रोम, कितना 1.20 सॉरी 1.34 एंगस्ट्रोम, कितना 1.20 एंगस्ट्रोम। तो आबंद लंबाई जितनी कम ऊर्जा उतनी ज्यादा, तो इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी इससे, इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी इससे। तो ट्रिपल बॉन्ड की आबंद ऊर्जा ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की आबंद ऊर्जा ज्यादा होती है बेटा सिंगल बॉन्ड से। तो ये बात भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आबंद कोण, मेरे पास जो आबंद कोण क्या होता है, जो केंद्रीय परमाणु होता है उससे जो दो परमाणु जुड़े होते हैं, इन दो परमाणुओं के बीच की जो एंगल होता है उसी को हम बोलते हैं आबंद कोण। दो केंद्रीय परमाणु से जुड़े दो परमाणुओं के बीच के कोण को हम क्या बोलते हैं, आबंद कोण कहते हैं, बॉन्ड एंगल कहते हैं। देख सकते हो किसी अणु में केंद्रीय परमाणु से जुड़े दो बंधों के बीच बने कोण को बंध कोण कहते हैं, आबंद कोण भी बोल सकते हो, आबंद कोण कहते हैं। बंध कोण को डिग्री में व्यक्त किया जाता है,
एग्जाम्पल ले सकते हो आप। मान लीजिए मेरे पास मीथेन का मॉलिक्यूल है CH4, तो CH4 अगर आप देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की, इस तरीके से बना सकते हैं हम। ये रहा, तो मेरे पास ये केंद्रीय परमाणु है हमारा कार्बन, केंद्रीय परमाणु। तो यहां पर दो परमाणु के बीच का एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का। किसके अंदर कितना एंगल पाया जाता है वो आपको पता चल जाएगा जब हम संकरण पढ़ रहे होंगे। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी कि कहां से आया जितना एंगल, हमें कैसे पता होगा कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कितना एंगल होगा, हम कैसे पहचानेंगे। तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, आपको पता चल जाएगा कि किसके अंदर कितना एंगल होता है, ये पता चल जाएगा, ये टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, क्यों, जब हम पढ़ लेंगे बेटा संकरण तो आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि हमारे पास एंगल किस मॉलिक्यूल में कितना होता है। जैसे CH4 की अगर हमने बात करी तो एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट। दूसरा अगर मैं यहाँ पर ले लू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेरा कार्बन होगा और ये ऑक्सीजन होगा, तो इनके बीच का जो एंगल होने वाला है, इनके बीच का जो एंगल होने वाला है वो 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो इस तरीके से हम बॉन्ड एंगल बता सकते हैं। बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने वाले कारक हमने इसके अंदर नहीं डाले, क्योंकि बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, तो इसके लिए एक अलग लेक्चर बनाएंगे ताकि आपको डिटेल में बातें पता चल जाए। और यहां से क्वेश्चन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% आता है, तो इसलिए इसके लिए अलग ही हम एक लेक्चर बनाएंगे। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।